कवर पर ही यदि हम नजर डालें तो एक बहुत ही सुंदर वाटर कलर से बना भारत का नक्शा है। उस नक्शे पे अलग अलग रंगों के पिन लगे हैं और उन पिनों के आसपास बड़े ही दिलचस्प चित्र बने हैं। हम्म जैसे कि वो खूबसूरत शिकारा तैर रहा है। हाँ, और कहीं एक सींग वाला हिरन छलांग लगा रहा है, एक तरफ से अंतरिक्ष में रॉकेट जा रहा है और नीचे एक राजहंस खड़ा है। अरे वाह, मतलब कवर ही इतना आकर्षक है। और इन चित्रों के साथ ना एक पीला स्टिकी नोट भी है जिस पर लिखा है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए विशेष। हम्म लेकिन देखिए, असली कहानी उस लाल रिबन पर लिखे शब्दों में छिपी है। वहां लिखा है, रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से समझें। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही साहसिक दावा है, क्योंकि भूगोल जैसे विषय में जहाँ अमूमन लोग सिर्फ नाम और जगह रटते हैं, वहाँ यह दस्तावेज विजुअल मेमोरी यानी चित्रों की मदद से सीखने की बात कर रहा है। और ये तरीका काम भी करता है ना? हाँ, 100% काम करता है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि कैसे हमारा दिमाग सूखी जानकारियों के मुकाबले कहानियों और चित्रों को जल्दी याद रखता है। मतलब जब किसी झील को एक रॉकेट या एक स्वेटर के साथ जोड़ के देखा जाता है तो वो एक पक्की विजुअल मेमोरी बन जाती है। स्वेटर और झील ये तो बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम भारत की अलग अलग झीलों के सफर पर निकलें, दस्तावेज की शुरुआत में ही एक बहुत ही शानदार कंपास, या जिसे हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, उसका डायग्राम बना है। हाँ, वो डायग्राम बहुत अहम है। मतलब ये डायग्राम ना इस बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि झीलें आखिर बनती कैसे हैं। हम्म क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि झीलें बस जमीन पर बने पानी के बड़े गड्ढे हैं। जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस कंपास डायग्राम के जो 4 हिस्से हैं, वो झीलों के निर्माण के 4 मुख्य विज्ञान को दर्शाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उत्तर पश्चिम हिस्से में टेक्टोनिक झील का चित्र है। इसमें साफ दिख रहा है कि पृथ्वी की 2 विशाल भूगर्भीय प्लेटें खिसक रही हैं। रुको, 1 मिनट। टेक्टोनिक हलचल का मतलब तो भूकंप या पहाड़ों का बनना होता है ना? तो जमीन के खिसकने से झील कैसे बन सकती है? देखिए, होता क्या है कि जब जमीन की 2 विशाल प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या टकराती हैं, तो अक्सर उनके बीच की जमीन धंस जाती है। हो, मतलब एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। बिल्कुल, एक विशाल गर्त या गहराई बन जाती है और जब इस गर्त में बारिश का या नदियों का पानी भर जाता है तो वो टेक्टोनिक झील कहलाती है। तो ये तो हुई जमीन के अंदर की ताकत। सोचिए, पृथ्वी एक मूर्तिकार है और वो इन प्लेटों का इस्तेमाल कर रही है। बहुत सही उदाहरण है। लेकिन इस कंपास के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तो कहानी एकदम अलग है। वहां क्रेटर झील का चित्र है, जिसमें आसमान से एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता हुआ दिख रहा है। हाँ, और ये सबसे दुर्लभ प्रकार है। जब कोई विशाल उल्कापिंड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराता है बाप रे। तो वो सतह पर एक बहुत बड़ा कटोरे नुमा गड्ढा बना देता है। फिर समय के साथ जब उसमें पानी भरता है तो वो क्रेटर झील बन जाती है। मतलब सीधे अंतरिक्ष से झील बन गई। और कंपास के पूर्वी हिस्से में नदियों और समुद्र की कलाकारी दिखाई गई है। उत्तर पूर्व में गोखुर, या जिसे अंग्रेजी में ऑक्सबो कहते हैं, वो झील है, जहां एक घुमावदार नदी का हिस्सा कटकर गाय के खुर जैसा बन गया है। बिल्कुल। और दक्षिण पूर्व में लैगून झील है, जहां समुद्र की लहरों ने रेत का एक बांध बनाकर समंदर के ही कुछ पानी को अलग कर दिया है। हाँ, तो देखिए, ये चारों तरीके तय करते हैं कि किसी झील का पानी मीठा होगा या खारा, उसकी गहराई कितनी होगी और वहाँ किस तरह का इकोसिस्टम या जीव जंतु पनपेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पृथ्वी के अंदर की ताकतों से बनी झीलों की तरफ चलते हैं। ये दस्तावेज हमें सीधे जम्मू कश्मीर ले जाता है, वुलर झील के पास। वुलर झील। चित्र में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, उनके बीच से एक नदी बह रही है जिस पर झेलम लिखा है। और सबसे मजेदार बात, क्या? झील के ठीक ऊपर एक रंग बिरंगे ऊनी स्वेटर का चित्र बना है। अरे हाँ, देखिए, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी हमने जिस टेक्टोनिक हलचल की बात की थी ना, ये उसी का नतीजा है। अच्छा, तो ये टेक्टोनिक झील है। बिल्कुल। भूगर्भीय प्लेटों के खिसकने से जो विशाल गर्त बना, उसमें झेलम नदी अपना पानी डालती है। और चित्र में यह भी बताया गया है कि पानी के नेविगेशन से जुड़ी तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है।
हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन वो ऊनी स्वेटर वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प है। दस्तावेज में इसकी एक मेमोरी ट्रिक दी गई है। ठंड में वुलन पहनते हैं, अरे वाह! है ना, मजेदार। वुलन से बन गया वुलर और ठंड से कश्मीर की याद आ गई। इतने बड़े भूगर्भीय अजूबे को याद रखने के लिए एक मामूली सा स्वेटर। यही तो इन ट्रिक्स की खासियत है। परीक्षाओं में अक्सर सीधा सवाल आता है कि टेक्टोनिक हलचल से बनी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। हाँ? हाँ। और दिमाग तुरंत उस ऊनी स्वेटर को कश्मीर की ठंड से जोड़कर वूलर तक पहुंच जाता है। रटने की जरूरत ही नहीं। सच में। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। वो कैसे? मीठे पानी की एक और झील है, लेकिन वो वूलर की तरह गहरी और शांत नहीं है। ये हमें मणिपुर की लोकतक झील की तरफ ले जाती है। ओहो, लोकतक! ये तो मेरी पसंदीदा झीलों में से एक है। इस चित्र में नीले पानी के बीच बड़े बड़े हरे रंग के कमल के पत्तों जैसे तैरते हुए द्वीप बने हैं, और उन तैरते हुए द्वीपों में से एक पर एक बहुत ही सुंदर सींग वाला हिरण खड़ा है। हाँ, लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये चित्र दुनिया के एक बेहद दुर्लभ इकोसिस्टम को दर्शा रहा है। पानी के ऊपर जो तैरते हुए द्वीप दिख रहे हैं ना, हाँ। उन्हें वहां की भाषा में फुमदीज कहा जाता है। फुमदीज। लेकिन एक बात बताइए, मिट्टी और घास पानी पर कैसे तैर सकते हैं? क्या ये कोई भ्रम है? नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है। ये फुमदीज असल में वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत ही मोटा स्पंज होते हैं। स्पंज? अच्छा। हाँ। मतलब होता क्या है कि जब पौधे मर जाते हैं तो वे पानी में पूरी तरह डूबने के बजाय एक दूसरे से उलझकर एक तैरता हुआ जाल बना लेते हैं। अरे वाह! और ये स्पंज इतना मजबूत होता है कि इस पर बड़े जानवर चल सकते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्थानीय लोग इन पर अपनी झोंपड़ियां तक बनाते हैं। क्या बात कर रही हैं? पानी के ऊपर तैरते हुए घर, और चित्र में जो हिरण है, वो भी तो कोई आम हिरण नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अनुसार वो दुर्लभ संघाई हिरण है, और इसी वजह से यहाँ दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ। इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये तो लिटरली अमेजिंग है। और पता है, संघाई हिरण के खुर इस तरह विकसित हुए हैं कि वो इस स्पंज जैसे तैरते हुए फुमदीज पर आसानी से अपना संतुलन बना सके। प्रकृति के खुद को ढालने का एक बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल। और इस अद्भुत जगह को याद रखने की ट्रिक भी बहुत मजेदार है। स्टिकी नोट पर लिखा है, मणि को लोग टक टक देखते हैं। हाँ, ये बहुत कैची है। हाँ, मणि से मणिपुर और टक टक से लोकतक। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि फुमदीज और संगाई हिरण किस झील से जुड़े हैं। उत्तर जाहिर है, लोकतक झील है। तो पहाड़ों और तैरते द्वीपों के बाद अब ये समझना जरूरी है कि अगर जमीन के अंदर कोई हलचल ना हो, तो क्या एक साधारण सी नदी अपने आप एक झील का निर्माण कर सकती है? एकदम सही सवाल। और इस दस्तावेज का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। हम बिहार की कांवर झील पर आते हैं। अच्छा, कांवर झील। यहाँ चित्र में एक नदी दिखाई गई है जिस पर गंडक नदी लिखा है। ये नदी पहले बहुत घुमावदार तरीके से एस के आकार में बह रही है। एस शेप में। हाँ, लेकिन फिर एक तीर के निशान से दिखाया गया है कि उन नदी ने अपना सीधा रास्ता पकड़ लिया, और उसका जो पुराना घुमावदार यू आकार का हिस्सा था, वो मुख्य नदी से कटकर अलग हो गया और एक झील बन गया। हाँ, इसी को विज्ञान की भाषा में गोखुर या ऑक्सबो झील कहते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे बनती है। देखिए, जब कोई नदी मैदानी इलाकों में बहती है ना, हाँ। तो पानी की गति बाहरी किनारों पर तेज होती है, जिससे वहां की मिट्टी कटती है। वहीं अंदरूनी किनारों पर पानी धीमा होता है, तो वहां मिट्टी जमा होती जाती है। मतलब नदी खुद ही अपने किनारों को काटती और बनाती रहती है। बिल्कुल। और समय के साथ वो घुमाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक बड़ी बाढ़ आने पर नदी अपना वो घुमावदार रास्ता छोड़कर सीधा रास्ता बना लेती है। ओहो। और वो जो छूटा हुआ पानी का हिस्सा होता है ना, वही गोखुर झील बन जाता है। क्या बात है। और कांवर झील इस प्रक्रिया का कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं है। बेगूसराय में स्थित ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बिल्कुल। चित्र में झील के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दियों में मध्य एशिया से उड़कर हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। लंबी उड़ान भरकर। हाँ, और इसी पर्यावरण महत्व के कारण
इसे बिहार की पहली रामसर साइट का दर्जा मिला था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को दिया जाता है। समझ गया। इसे याद रखने की ट्रिक है गोकुल के कुंवर। गोकुल के कुंवर। हाँ, गोकुल से गोखुर और कुंवर से कांवर झील। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब नदी के मैदानों से निकलकर समुद्र के किनारे चलते हैं। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां एक अलग ही तरह की झील जन्म लेती है। यहाँ हम लैगून झीलों की बात कर रहे हैं। सही पकड़े। दस्तावेज हमें उड़ीसा की चिल्का झील दिखाता है। चिल्का झील, हाँ। चित्र बहुत ही भव्य है। इसमें दो नदियां, दाया और भार्गवी, समुद्र में मिल रही हैं। समुद्र के किनारे जमीन के एक बड़े हिस्से में उथला पानी भरा है। पानी के बीच से एक डॉल्फिन छलांग लगा रही है और एक छोटा सा हरा भरा द्वीप भी है जिस पर पक्षी बैठे हैं। देखिए, लैगून बनने की प्रक्रिया ना समुद्र और जमीन के बीच की एक लड़ाई जैसी है। लड़ाई? वो कैसे? समुद्र की लहरें लगातार किनारे पर रेत और तलछट फेंकती रहती हैं। जब ये रेत एक दीवार या बांध जैसी बन जाती है, तो समंदर का कुछ पानी मुख्य समुद्र से कटकर एक उथली झील में बदल जाता है। अच्छा। और चिल्का भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून है। खारे पानी का एक विशाल प्राकृतिक साम्राज्य। और चित्र में मौजूद डॉल्फिन के बारे में दस्तावेज बताता है कि यहाँ दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन, जी। और वो जो छोटा सा द्वीप है ना, वो नलबाना पक्षी अभयारण्य है। चिल्का का इल का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आपको पता है, 1981 में जब भारत में रामसर साइट्स की शुरुआत हुई थी, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चिल्का झील को ही सबसे पहले ये दर्जा दिया गया था। अरे वाह, ये तो बहुत प्राउड की बात है। और इसकी ट्रिक है चील उड़ी, खारे पानी के पास मछली पकड़ने। चील उड़ी। चील से चिल्का, उड़ी से उड़ीसा और खारे पानी से लैगून की याद। बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि एक लैगून ऐसी भी है जिसका सीधा कनेक्शन अंतरिक्ष विज्ञान से है, तो क्या ये विज्ञान कथा जैसा नहीं लगता? ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। दस्तावेज के अगले चित्र में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील को दिखाया गया है। पुलिकट झील। और इस चित्र का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। समंदर की पृष्ठभूमि में एक विशाल रॉकेट आग उगलते हुए आसमान की तरफ लॉन्च हो रहा है। हाँ, पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लगून है, लेकिन इसका महत्व इसके भूगोल से ज्यादा इसकी रणनीतिक जगह में छिपा है। कैसे? दस्तावेज में साफ लिखा है कि श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बिल्कुल। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर ISRO का सतीश धवन स्पेस सेंटर है। लेकिन अंतरिक्ष केंद्र बनाने के लिए किसी झील का किनारा ही क्यों चुना गया? इसके पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। देखिए, रॉकेट लॉन्च करना एक खतरनाक प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। पुलिकट झील और समुद्र का ये इलाका एक बहुत बड़ा बफर जोन या सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करता है। बफर जोन मतलब अगर लॉन्चिंग के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है और रॉकेट को नष्ट करना पड़े, तो उसका मलबा किसी शहर पर गिरने के बजाय सीधे इस उथली झील या समुद्र में सुरक्षित रूप से गिर सकता है। ये तो कमाल की योजना है। मतलब हर चीज के पीछे विज्ञान है। पुलिकट को याद रखने की ट्रिक भी बहुत सटीक है। पुलकट। हाँ, दस्तावेज समझाता है कि ये झील दो राज्यों यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक कटे हुए पुल की तरह है। तो पुलकट से बन गया पुलिकट। हाँ, ये बहुत स्मार्ट है ना? खारे पानी और समुद्र के किनारे की बात हो ही रही है, तो चलिए भारत की सबसे लंबी झील की तरफ चलते हैं। ये चित्र हमें केरल की वेम्बनाड झील पर ले जाता है। केरल के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाली इन झीलों को वहां की स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल, ठीक है। चित्र में एक बहुत ही लंबी नाव बनी है जिसमें दर्जनों लोग एक साथ चप्पू चला रहे हैं। झील को नक्शे पर ऊपर से नीचे तक बहुत लंबा दिखाया गया है और पंबा तथा पेरियार नदियां इसमें अपना पानी गिरा रही हैं। वेम्बनाड की खासियत इसकी असाधारण लंबाई है। ये लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। 96 किलोमीटर? बाप रे, ये तो किसी दो शहरों के बीच के हाईवे जैसी लंबाई हो गई। बिल्कुल। और इसी बेतहाशा लंबाई के कारण ये झील दुनिया की सबसे मशहूर नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी करती है। अरे हाँ, वो बोट रेस जो फिल्मों में भी दिखती है।
हाँ, चित्र में जो नाव दिख रही है ना, उसे स्नेक बोट कहते हैं। स्नेक बोट, गॉट इट। दस्तावेज ये भी बताता है कि कोची का मशहूर वेलिंगटन द्वीप इसी झील का हिस्सा है। हम्म। इसे याद करने की ट्रिक भी इसकी लंबाई पर ही आधारित है। बैम्बू सबसे लंबा होता है। बैम्बू, वेम्बनाड। हाँ, बैम्बू से वेम्बनाड और उसकी लंबाई दोनों याद रहेंगे। बहुत अच्छे। तो अभी तक हमने जितनी भी खारे पानी की झीलों की बात की, वे सभी समुद्र के किनारे थीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच खारे पानी की झील मिल जाए, तो वो वहां कैसे पहुंची होगी? ये सवाल हमें राजस्थान की सांबर झील के पास ले जाता है। बिल्कुल। इस चित्र में चारों तरफ सूखा, रेतीला परिदृश्य है। बीच में थोड़ा पानी है जिसके किनारे सफेद रंग के नमक के ढेरों क्रिस्टल पड़े हैं। और उस पानी में बहुत सारे गुलाबी रंग के राजहंस यानी फ्लेमिंगोस खड़े हैं। देखिए, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय यानी इनलैंड का मतलब है कि ये चारों तरफ जमीन से घिरी है और इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर रेगिस्तान के बीच में इतना नमक कहाँ से आ गया? दस्तावेज का दावा है कि पूरे देश के कुल नमक उत्पादन का 9% हिस्सा अकेले इसी झील से आता है। हाँ, और ये एक बहुत ही लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया का नतीजा है। ये नमक समुद्र से नहीं आया है। फिर कहाँ से आया? हजारों सालों से आसपास की छोटी नदियां अपने साथ मिट्टी और चट्टानों का थोड़ा थोड़ा नमक घोलकर इस गड्ढे में लाती रहीं। अच्छा। फिर रेगिस्तान की भीषण गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ता रहा और पीछे सिर्फ नमक छूटता गया। हजारों सालों के वाष्पीकरण ने इसे एक प्राकृतिक नमक की फैक्ट्री बना दिया है। ओहो, तो इवेपोरेशन की वजह से नमक जमता गया। और वे गुलाबी राजहंस? वे सर्दियों में यहाँ आते हैं क्योंकि वे इस खारे पानी में पनपने वाले खास शैवाल पर निर्भर होते हैं। क्या बात है! इसकी ट्रिक भी एकदम घरेलू है। सांभर में नमक ज्यादा हो गया। साउथ इंडियन डिश सांभर। हाँ, सांभर को नमक से जोड़कर ये हमेशा के लिए याद हो जाता है कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। बहुत बढ़िया। और अब इस पूरे दस्तावेज के सबसे रहस्यमयी और विज्ञान कथा जैसे लगने वाले हिस्से पर आते हैं। मैं समझ रही हूँ, आप महाराष्ट्र की लोनार झील की बात कर रहे हैं। एकदम सही। यहाँ का चित्र ऐसा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य हो। हाँ, वो उल्कापिंड वाला। एक बहुत बड़ा आग उगलता हुआ उल्कापिंड आसमान से सीधे पृथ्वी से टकरा रहा है और उसके ठीक नीचे एक क्रेटर बना है जिसमें भरा हुआ पानी नीला नहीं बल्कि एकदम चमकीला गुलाबी है। गुलाबी रंग का पानी। और उस गुलाबी पानी के पास कुछ छोटे छोटे कीटाणुओं या सूक्ष्म जीवों के आइकॉन बने हैं। देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है। हजारों साल पहले बेसाल्ट की चट्टानों वाले इस इलाके में एक विशाल उल्कापिंड सच में टकराया था। सच में? हाँ, उस भयंकर टक्कर से ये गहरा क्रेटर बना जिसमें बाद में पानी भर गया। लेकिन पानी का रंग गुलाबी क्यों है? क्या वो उल्कापिंड की किसी रसायन की वजह से है? इसका कारण उल्कापिंड नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है। हाल ही में इस झील का पानी अचानक गुलाबी हो गया था, जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था। दस्तावेज बताता है कि झील के पानी में लवणता बहुत अधिक बढ़ गई थी। इस अत्यधिक खारे माहौल में हैलो नामक रोगाणु या माइक्रोब्स बहुत तेजी से पनपने लगे। अच्छा, हेलो माइक्रोब्स। हाँ, ये खास तरह के जीव होते हैं जो एक गुलाबी रंग का वर्णक या पिगमेंट छोड़ते हैं, जिससे पूरे पानी का रंग ही बदल गया। ये तो सच में पृथ्वी पर अंतरिक्ष और सूक्ष्म जीव विज्ञान का एक अनोखा मिलन है। बिल्कुल। इसे याद रखने की ट्रिक भी इसके उल्कापिंड वाले इतिहास से जुड़ी है। आसमान से लोनार गिरा और क्रेटर बना दिया। आसमान से लोनार यानी लोहा? हाँ, लोनार को लोहे से जोड़ दिया। लोनार और लोहा सुनकर तुरंत याद आ जाएगा कि ये क्रेटर झील है। इस तरह के दस्तावेज की खूबी यही है कि ये भारी भरकम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बहुत ही आसान विजुअल्स में बदल देता है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज के आखिर में एक मास्टर चीट शीट दी गई है। ये एक ऐसा टेबल है जो इन सभी चित्रों और ट्रिक्स को एक साथ समेट लेता है। हाँ, चलिए इसका एक तेज रिकैप करते हैं। ठीक है। वुलर झील, टेक्टोनिक हलचल, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ट्रिक, ठंडबुल वुलन। लोकतक, फुमदीज, तैरता नेशनल पार्क। ट्रिक, मणि को टक-टक देखना। कांवर, सबसे बड़ी गोखुर झील, नदियों के रास्ता बदलने से बनी। ट्रिक, गोकुल के कुंवर। चिल्का, सबसे बड़ी लैगून, इरावदी डॉल्फिन। ट्रिक, चील उड़ी खारे पानी पर। पुलिकट, लैगून, इसरो का स्पेस सेंटर। ट्रिक, पुलकट। वेम्बनाड, कयाल, 96 किलोमीटर लंबी। ट्रिक, बैम्बू सबसे लंबा। सांभर, अंतर्देशीय खारी झील, रेगिस्तान में नमक। ट्रिक,
सांबर में नमक ज्यादा। और अंत में लोनार, क्रेटर झील, गुलाबी पानी और उल्कापिंड। ट्रिक, आसमान से लोहा गिरा। अगर अरे आपको वाह। ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।